स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आज सुनिए यात्रा वृत्तांत रोम। रोम को इटली की राजधानी न कहकर इतिहास और कला का केंद्र कहना ज्यादा सुंदर होगा। इसके जर्रे जर्रे में इतिहास के पन्ने छिपे मिलेंगे और इसकी प्राचीन इमारतों में सौंदर्य और कला की ऐसी बेजोड़ चीजें देखने को मिलेंगी कि कोई बिना आश्चर्यचकित हुए नहीं रह सकता। मेरी गाड़ी जब इटली के हरे भरे खेतों, गिरजाघरों और खंडहरों के साए में फैले हुए गांवों को पार करती भागी जा रही थी तो मुझे भारतवर्ष याद हो आया। भारतवर्ष और इटली दोनों कृषि प्रधान और प्राचीन देश हैं। मैं सोच रहा था कि रोम केवल अतीत की स्मृतियों को ही लेकर जीता है, मगर वर्तमान रोम स्टेशन कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। रंग बिरंगे इटालियन मार्बल से बनकर ये अभी अभी तैयार हुआ है। पिछली लड़ाई के बाद की देन है ये। ऊंचे ऊंचे खंबे, चौड़ी दीवारें और वर्तमान युग की तमाम सुविधाओं से पूर्ण यात्रियों के लिए सुंदर सुसज्जित कमरे इस स्टेशन की विशेषताएं हैं। मेज़ीनी और माउंटेरी नाम के शिल्पकारों ने लहू पसीना एक कर इस विशाल स्टेशन का निर्माण किया है। इसके सब भागों को एक ही दिन में देख लेना कोई खेल नहीं। मैं तो इसे सरसरी दृष्टि से ही देखकर बाहर चला आया। स्टेशन से बाहर निकला तो डायक्लेशियन का बनवाया हुआ स्नानघर दिख पड़ा, जो 102 ईस्वी में बना था। रोमन काल का ये सबसे बड़ा स्नानघर है। ये 4,40,000 वर्ग गज में बना है और यहाँ 3,200 लोग एक साथ स्नान करते थे। आजकल इसके कुछ हिस्सों में म्यूजियम खोल दिया गया है। म्यूजियम सुंदर मूर्तियों से भरा है। कुछ तो राजाओं की मूर्तियां हैं और कुछ देवी देवताओं की। धूप काफी हो गई थी। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद रोम बहुत गर्म मालूम होता था। हमारा कमरा स्टेशन के सामने ही होटल कॉन्टिनेंटल में रिजर्व था। दोपहर की धूप से बचने के लिए मैं होटल में चला गया। पलंग पर पड़ते ही आंख लग गई। जून के महीने में रोम में काफी गर्मी पड़ रही थी, मगर किसी भी कमरे, होटल या रेस्टोरेंट में पंखा चलाने की प्रथा नहीं। मैं तो थका सो रहा। संध्या समय आंखें खुली तो 5 बज चुके थे। धड़फड़ा कर उठा, सोचा धूप धूसर हो चली है, रोम को निरखने के लिए ये अच्छा समय है। टैक्सी ली और रोम के ध्वंसावशेषों को देखने के लिए निकल पड़ा। टैक्सी वाला अंग्रेजी जानता था। पहले कॉलोसियम देखने की उसने राय दी। पास में रोम का नक्शा और गाइड बुक भी था। बस कॉलोसियम की ओर हम बढ़ चले। दोनों ओर खड़ी गगनचुंबी अट्टालिकाओं को चीरती हुई रोम की सड़कें भागी जा रही हैं। ये अट्टालिकाएं इतनी ऊंची हैं कि कभी कभी जान पड़ता था कि किसी विशाल शैलमाला की घाटी से होकर हम गुजर रहे हैं। फुटपाथ पर रंग बिरंगे लोग, हसीन नाज़नीनें, वायलिन तथा नवेलियों की मीठी खिलखिलाहट के तुमुल स्वर से भरे रेस्टोरेंट तथा गलियों में 2 से 1 होने की सहज चेष्टा। कुछ ही देर बाद कॉलोसियम का भग्नावशेष नजर आया। ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर दी और बड़ी अजीजी से कहा, हम टहलते हुए चले। बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें रास्ते में बिखरी पड़ी हैं, उन्हें भी देख लेना है। कॉलोसियम एम्फी थिएटर सा बना है। यह मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों का जीता जागता नमूना है। बादशाह ऑगस्टस ने ऐसी इमारत बनाने का आयोजन किया था, मगर उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जेरूसलम के विजयी वेस्पेसियन ने 72 ईस्वी में इसे बनवाया। वहाँ के लोगों का कहना है कि वेस्पेसियन ने जेरूसलम में 97,000 यहूदियों को बंदी बनाया और उन्हीं में से 12,000 यहूदियों ने इस विशाल भवन के निर्माण में अपना लहू पसीना एक किया। मनुष्य और पशु का शिकार देखने के लिए इस विशाल इमारत की नींव डाली गई थी।
लड़ाई के कैदियों तथा राज्य के खिलाफ आवाज उठाने वाले अपराधियों को हाथ में तलवार देकर बीच में स्थित आंगन में छोड़ दिया जाता था और ललकार कर उन्हें तब तक लड़ाया जाता था जब तक दो में से एक कटकर मर नहीं जाता। एम्फी थिएटर के अंदर बैठकर रोम निवासी इस जघन्य दृश्य को देखकर खूब आनंद लूटते थे। राजा रानी, सामंतों तथा प्रमुख कर्मचारियों के बैठने का स्थान और लोगों से अलग रहता था। आंगन के नीचे जंगली पशु पाले जाते थे। लड़ाई शुरू होने के पहले उन्हें आंगन में छोड़ दिया जाता था। ईसाई संतों को रोम निवासियों ने इसी आंगन में फेंक कर कई बार तालियां पीट पीट कर जंगली जंतुओं के भेंट चढ़ा दिया। 80 ईस्वी में जब इसका उद्घाटन हुआ था तो 9000 पशुओं और जाने कितने मनुष्यों की हत्या इस कॉलोसियम में हुई थी। खून की नदी बह चली थी और उसे सुखाने के लिए बालू उड़ेला गया था। 6 एकड़ जमीन में कॉलोसियम स्थित है। इसकी परिधि 1900 फीट है, व्यास 658 फीट और ऊंचाई 200 फीट है। बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने इसे 325 ईस्वी में बंद करना चाहा था, मगर वो सफलीभूत न हुआ। 404 ईस्वी में एक ईसाई संत टेलेमाकस 2 प्रतिद्वंद्वुओं को लड़ते देखकर उनकी जान बचाने को आंगन में झट कूद पड़ा। 2 निवासी उन प्रतिद्वंद्वियों की आखिरी लड़ाई को बड़े आनंद विभोर होकर देख रहे थे और इस समय इस खेल को बेमज़ा करने के लिए एक आगंतुक को आते देखकर इतने नाराज हुए कि संत टेलेमाकस को ईंटों से मार मार कर उसी आंगन में खत्म कर दिया। संत के इस अपूर्व त्याग को देखकर बादशाह टोनोरियस का माथा फिर गया और उसने उसी दिन इस खेल को बंद करा दिया। कॉलोसियम के सामने वेनिस और रोम का मंदिर है, जिसके प्रांगण में नीरो की विशाल मूर्तियां थीं। कॉलोसियम देखकर मैं रोमन फोरम की ओर बढ़ चला। रोमन फोरम संसार प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। प्राचीन काल में ये रोम की सभ्यता का केंद्र था और आज भी उन भग्नावशेषों को देखते ही उस सभ्यता की महानता का बोध हो जाता है। इस स्थान पर जाने कितनी बार बादशाहों के मस्तक पर राजमुकुट रखे गए और उतारे गए, और फिर एक दिन ये भी आया जिस दिन राज्य की सत्ता प्रजा के हाथों में आ गई। भग्नावशेषों की ओर बढ़ते ही पहले हमें कैस्टर और पॉलक्स के मंदिर मिले, जिन्हें 506 ईस्वी पूर्व में जनता ने प्रजातंत्र की याद में बनाया था। रोम का गणतंत्र 500 वर्षों तक कायम रहा। इस मंदिर से सटे ही पूर्व दिशा में जूलियस सीजर की याद में अगस्टस ने एक मंदिर बनवाया है, जहां उसका शव दफनाया गया था। मार्क एंटनी ने भी अपना प्रसिद्ध भाषण इसी जगह पर दिया था। शेक्सपियर ने इस घटना को अमर बना दिया है। रोम की व्यवस्थापिक सभा यानी सेनेट हाउस भी यहीं थी। इसके खंबे, 300 सदस्यों के बैठने की सीटें तथा बादशाह का सभापति का मंच आज भी मौजूद है। इसका निर्माण 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके अतिरिक्त अन्य देवताओं के मंदिर आज भी भग्नावशेषों में परिणित होकर समय की छाती पर खड़े हैं। और तो और आज भी वो रोस्ट्रम खड़ा है जिस पर से वक्ता जनता की नस नस में शक्ति का संचार कर देते थे। मगर धन्य है ये भूमि, धन्य है ये भग्नावशेष। अपनी जवानी के दिनों में ये रोम की सभ्यता के केंद्र बने रहे और आज बुढ़ापे के दिनों में ये रोम की सुंदरियों के प्रेम तीर्थ बन रहे हैं। आज इस संध्या को इन भग्नावशेषों में खड़ा मैं जिधर ही दृष्टि दौड़ाता हूँ, उधर ही किसी के बाहुपाश में घिरी एक मदहोश युवती को देखकर ठक हो जाता हूँ। इनके रंग बिरंगे वसन अस्त व्यस्त हैं और किसी के अधरों के प्रहार से इनके अधरों की लाली आसमान की लाली को भी मात कर रही है। मुझ जैसे आगंतुकों के पैरों की आवाज़ सुनकर भी वे चौंकती नहीं, बस पड़ी हैं अपने प्रेमियों के अंक में सुषुप्त, निश्चल। हर कोने में यही दृश्य, हर खंडहर में यही खेल। जान पड़ता है रोम की असंख्य सुंदरियां इन भग्नावशेषों को साक्षी बनाकर अपने प्रेम की सच्चाई जता रही हैं। बस समझ लीजिए कि प्रतिदिन कुछ घड़ी के लिए ये भग्नावशेष अपने बीते हुए कल को भूलकर तथा इन नवेलियों को अपने आंचल तले छिपाकर नाच उठते हैं, खिल पड़ते हैं।
उनकी गोद भर जाती है और उनकी मांग की लाली फिर लौट पड़ती है। रोमन फोरम को देखते देखते काफ़ी देर हो आई। आज और कुछ देखना मुश्किल था। मैं टैक्सी में बैठ होटल की ओर चल पड़ा। रोम के हर चौराहे पर फव्वारे मिलेंगे। ये इस देश की विशेषता है। ट्रेवी का फव्वारा रोम का सबसे विशाल फव्वारा है। ये 1735 ईस्वी में बना था। बीच में नेपच्यून रथ पर सवार है। रथ के निचले भाग से पानी निकलकर कुंड में गिरता है। यात्री उस कुंड में पैसा फेंकते हैं। ऐसा विश्वास है कि जो पैसा फेंकता है वो फिर रोम आता है। रास्ते में विक्टर इमैनुअल की कब्र भी मिली। इसकी इमारत संसार की सुंदर इमारतों में से एक है। इसकी विशालता का क्या कहना। यहीं अज्ञात सैनिकों की समाधि है जिस पर लोग फूल चढ़ाते हैं। इस इमारत के सामने बहुत बड़ा खुला मैदान है जिसे पियाज़ा वेनेजिया कहते हैं और जिसकी बाईं ओर पैलेस ऑफ वेनिस है, जिसके छज्जे पर खड़ा होकर मुसोलिनी अपना भाषण दिया करता था। दूसरे दिन रोम की राजधानी वेटिकन के लिए मैं रवाना हुआ। टाइबर नदी के इस पार रोम शहर है और उस पार वेटिकन का सेंट पीटर का गिरजाघर संसार प्रसिद्ध है। इसके सामने एक बहुत बड़ा स्क्वायर है जिसका नक्शा बर्नीनी ने बनवाया था। इसके दोनों तरफ 284 खंभों का बरामदा है जिसमें उपासक बाहर से आकर ठहरते हैं। इस प्रांगण के बीच में एक स्तंभ है जो मिस्र से आया था। इसके दोनों ओर सुंदर फव्वारे हैं। इस स्थान पर जाने कितने ईसाइयों को सूली पर चढ़ा दिया गया था। सेंट पीटर भी यहीं मारे गए थे। गिरजाघर के अंदर जाने के लिए 5 दरवाजे हैं। बीच वाला दरवाज़ा किसी बड़े समारोह के अवसर पर खुलता है। दाईं ओर का आखिरी दरवाज़ा 25 वर्षों पर खुलता है और जो इससे होकर अंदर जाता है वो तमाम पापों से मुक्त हो जाता है। सेंट पीटर्स चर्च का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था, जो इटली का स्वर्ण युग माना जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि उस युग में संसार भर के प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने इटली में ही जन्म लिया था। इस विशाल भवन में प्रवेश करते ही मनुष्य आत्मसंतुलन का ज्ञान खो बैठता है। ये इतना विशाल, इतना महान, और हम लघु, इतने अल्प। गिरजाघर का विशाल गुंबज कला और सौंदर्य का अपूर्व समन्वय है। इसका कण कण कलाकार की तुलिका से मुखरित हो उठा है। इसके श्रृंगार में माइकल एंजेलो ने अपने जीवन के अंतिम 16 वर्ष बिताए थे। ये 405 फीट ऊंचा है और 142 फीट इसका व्यास है। ईसा तथा अन्य संतों की जीवनियां इसमें चित्रित हैं। जगह जगह मीनाकारी, स्थल स्थल पर मूर्तियां और उनके पुजारी। सेंट पीटर्स की मूर्ति 440 ईस्वी में बनी थी। उसका अंगूठा उपासकों द्वारा चूमे जाने के कारण घिस गया है। हमारे देश की तरह रोम निवासी भी मूर्तियों पर फूल और पैसा चढ़ाते हैं। सेंट पीटर की समाधि सतह से नीचे है, जहां सीढ़ियों से उतरकर लोग अपनी श्रद्धांजलि देने जाते हैं। वहां बत्ती बराबर जलती रहती है। सेंट पीटर का गिरजाघर देखकर मैं वेटिकन का म्यूजियम देखने गया। वेटिकन के म्यूजियम पर इटली को नाज है। कला का इतना सुंदर नमूना यूरोप में अन्य किसी जगह पर देखने को नहीं मिला। माइकल एंजेलो और राफेल ने इटली की कला की दुनिया में मोती पिरो दिए हैं। उनकी बनाई हुई मूर्तियां और चित्र यहाँ अनेक मिलेंगे। वेटिकन म्यूजियम की पहली मंजिल पर पुस्तकालय है और 17 छोटी और बड़ी दीर्घाएं हैं। म्यूजिस की दीर्घा में म्यूजिस की मूर्तियों का एक बहुत ही विस्तृत संग्रहालय है। कामदेव यानी क्यूपिड और रोम के सबसे बड़े जनरल ट्रोजन की भी मूर्तियां यहाँ मिलेंगी। वेल्वेडियर दीर्घा में अगस्टस, मार्क एंटनी तथा नील नदी की मूर्तियां हैं। नील नदी की प्रतीकात्मक मूर्ति में आप देखेंगे कि बीच में भगवान लेटे हैं और उनका प्रशस्त ललाट नील की विशालता का द्योतक है। ईश्वर की मूर्ति के चारों ओर 16 बच्चों की मूर्तियां हैं जो नदी की धाराएं मानी जाती हैं। वेटिकन का पुस्तकालय 466 ईस्वी में बना था। इसकी बोगिया दीर्घा में तस्वीरों के अतिरिक्त पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें भी रखी हैं। सिस्टीन चैपल का निर्माण यहाँ के कलाकारों की कला का प्रतीक है। दोनों ओर की दीवारें और छत रंग बिरंगे चित्रों से सुसज्जित हैं और हर एक चित्र कैथोलिक तथा ग्रीस की पौराणिक कथाओं के आधार पर बना है।
म्यूजियम की दूसरी मंजिल पर भी 20 दीर्घाएं हैं। पहला कमरा प्रसिद्ध कलाकार राफेल के नाम पर है। फायर ऑफ बोर्गो और डिफीट ऑफ द सार्सेंस इसके प्रसिद्ध चित्र हैं। आधुनिक चित्रकला, टैपेस्ट्रीज तथा पुराने नक्शों के भी अलग अलग कमरे हैं। सिस्टीन चैपल का निर्माण पोप सिक्सटस के ज़माने में 1473 ईस्वी में हुआ था। सिक्सटस और उसके उत्तराधिकारियों ने इटली के तमाम कलाकारों को लगाकर इस भवन की मीनाकारी कराई थी। अपनी अपनी कूची के करिश्मे दिखाने में कोई भी कलाकार पीछे नहीं रहा है। हर एक ने अपनी कला की बानगी इस चैपल की पवित्र दीवारों तथा छतों को भेंट की है। इस चैपल के कलाकारों में माइकलैंजेलो, राफेल, सैंड्रो बॉत्तिचेली, घिर्लांदायो, पिंटुरिकियो, रोजेली तथा पेरिजिनो के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि संसार की किसी भी इमारत में या इतिहास के किसी भी काल में इतने महान कलाकारों ने इस प्रकार एक साथ अपनी सम्मिलित प्रतिभा का एक ही जगह प्रदर्शन नहीं किया है। चैपल की दीवारों पर क्राइस्ट की जीवन कहानी तथा न्यू टेस्टामेंट के वर्णित घटनाओं के चित्र हैं। मोसेस की जीवन कहानी भी बड़ी ही सुंदर उतरी है। छत की चित्रकारी माइकलैंजेलो की असाधारण प्रतिभा का अतुलनीय उदाहरण है। उसमें छत को 2 खंडों में बांट दिया है। पहले 3 खंडों में संसार की उत्पत्ति के चित्र हैं। बीच वाले 3 खंडों में आदम और ईव की कहानी है तथा आखिर के 3 खंडों में मानवता के ह्रास और विकास की कहानियां हैं। चैपल के बेंचों पर लेटकर आप इन चित्रों की बारीकियों को देख सकते हैं। मेरे गाइड ने बताया कि माइकलैंजेलो ने 25 वर्षों तक लेटकर ही इन चित्रों को पूरा किया था। वो कितना महान, कितना कर्मठ था। वो कलाकार ही नहीं, साधक और तपस्वी भी था। कला के लिए अटूट प्रेम, कला को जनता तक पहुंचाने की उसकी अपूर्व शक्ति तथा कला को रसानुभूति ही नहीं, आत्मानुभूति का भी साधन बना देना उसकी विशेषता थी। वेटिकन को अपनी कूची का दान देकर उसने उसे और भी महान बना दिया। यदि सेंट पीटर की अस्थियां गिरजाघर को पवित्र बनाती हैं, तो माइकलैंजेलो की चित्रकारी और मूर्तियां उसे महान बनाती हैं। मेरा तो ये विश्वास है कि यदि वेटिकन के कलाकारों ने इतना सजाया संवारा ना होता, तो आज वेटिकन ना इतना महान होता, ना इतना विराट। संसार का एक प्रसिद्ध धर्म क्षेत्र ही नहीं, कला का सर्वोत्तम केंद्र भी है। राग और विराग, सौंदर्य और संन्यास का तथा अध्यात्म और कला का इतना सुंदर मेलजोल संसार के किसी भी अन्य कोने में देखने को नहीं मिलेगा। वेटिकन को देखकर मैं टाइबर नदी को पार कर रोम चला गया। जब मेरी टैक्सी टाइबर नदी को पार कर रही थी तो मुझे रोमांच हो आया। इस प्राचीन नदी के तीर पर जाने कितनी ही बार मोर्चेबंदी हो चुकी है। धन्य है तू टाइबर, समय के प्रवाह को अपनी छाती तले संजोकर आज भी तू बहती जा रही है, अनवरत, अविकल। इसकी सतह पर आज भी वही गंभीरता, वही गतिशीलता, मगर इसके अंतस्थल को छूकर कोई पूछे तो इसकी कहानी को, कोई समझे तो इसकी मर्मस्पर्शी वाणी को। वेटिकन देखते देखते दिन ढल चुका था। यहाँ मैं सीधे सेंट पीटर के उस गिरजाघर को देखने गया जहाँ उसकी हथकड़ियाँ रखी हुई हैं। यहाँ माइकलैंजेलो की बनाई हुई मोसेस की वो विशाल मूर्ति है जो उसकी मूर्तिकला का सर्वोत्तम नमूना मानी जाती है। शहर के बाहर चर्च ऑफ कुओवादीस रोम का बहुत ही पवित्र गिरजाघर माना जाता है। इसे देखना ज़रूरी था। गोधली हो रही थी। मैंने टैक्सी वाले से कहा, जल्दी ही वहाँ पहुँचाओ। वहाँ पहुँचा तो गांव के गिरजाघरों की तरह एक छोटा सा गिरजाघर मिला। इसमें ना कोई सजावट है, ना रंगसाजी। इतिहास बताता है कि जब सेंट पीटर सूली से बचने के लिए एपियन के रास्ते से भागे जा रहे थे, तो इसी स्थान पर उन्होंने ईसा की छाया को रोम की तरफ जाते हुए देखा था। वो चिल्ला पड़े, कुओवादीस दोमीन, हे राजन, आप किधर जा रहे हैं? ईसा ने झट उत्तर दिया, मैं रोम में सूली पर चढ़ने जा रहा हूं। इतना कहकर वो अदृश्य हो गए। पीटर को ज्ञान हो आया और उन्हें एक नई शक्ति मिली। वे झट रोम वापस चले गए। रोम की मिट्टी शैली और कीट्स को अपने आंचल तले सुलाकर और भी महान हो गई है।
कीट्स और शैली की समाधियां आज भी कलाकारों के लिए पुण्य तीर्थ हैं जैसे। कीट्स की समाधि पर आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, Here lies one whose name was written in water. शैली के बगल में प्रसिद्ध लेखक जॉन एडिंगटन सिमंड चिर निद्रा में लीन हैं। अतीत की सघन छाया में फैली हुई रोम की विशाल नगरी आज भी इस युग की रंगीनियों से भरी है। रात आई नहीं कि सिनेमा, थिएटर तथा रात्रिशालाओं की ओर गाड़ियां दौड़ने लगीं। फिर सीट मिलना तो दूर, उन रास्तों से होकर गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। पेरिस की रंगीनियों को तो मैं 1 महीने तक देखता रहा। आज सोचा रात में रोम को घूंघट हटाकर देख लूं। बस टैक्सी वाले से मैंने झट कहा, भाई यूरोप में आज मेरी आखिरी रात है, किसी ऐसी जगह पहुंचा दो जहां रसना की तृप्ति भी हो और दृष्टि भोग भी। वो होशियार था, मेरा मतलब समझ गया। फिर पहुंचा दिया उसने मुझे रोम की एक प्रसिद्ध रात्रिशाला में। खुले रंगमंच के सामने लॉन में बैठे लोग डिनर खा रहे हैं। हर एक की बगल में एक नवयुवती है तथा हर एक की उंगलियों पर जाम से भरा पैमाना नाच रहा है। मध्य रात्रि के उपरांत जब महफिल खूब जम गई तो मैं धीरे से खिसक आया। 12 बजते बजते लंदन सो जाता है, मगर रोम जग रहा है, हंस रहा है। सड़कों पर मटर गश्ती, रात्रिशालाओं में चुहलबाजी। दूसरे दिन जब मैं रोम छोड़ रहा था तो गुनगुना रहा था रोम पर लिखी गई लॉन्गफेलो की वो अमर पंक्तियां। "'Tis the center to which all gravitates. One finds no rest elsewhere than here. There may be other cities that please us for a while, but Rome alone completely satisfies. It becomes to all a second native land by predilection, and not by accident of birth alone." इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।